हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोरा कागज यूपीएससी। आई एम शिवानी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर एमपीएसआई प्रीलिम्स 2025 साइंस के पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं और ये क्लास ना हमारी लास्ट क्लास है और ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इस क्लास में ना हमारी अप्रोच क्या है वो अलग रहने वाली है। क्योंकि ये एक तो लास्ट क्लास है। इफ़ आपने जो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिए। क्लियर? यहाँ हम क्या करने वाले हैं, एक तो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ साइंस के, ओके। और उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि हमारी जो अप्रोच है वो 2026 के लिए कैसी रहने वाली है। यहाँ हम ना हर क्वेश्चन को क्या है ऐसे लिंक करने की कोशिश करेंगे कि हमारी 2026 में हम क्या अप्रोच रखें साइंस को लेके। हमको टफ़ क्वेश्चन को कैसे डील करना है, हमें जो इजी क्वेश्चन है हमको उसके लिए क्या करना है। क्लियर? जैसे कि इजी फैक्ट हो गए, उन क्वेश्चंस को तो हमें गलत क्या है करना ही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारी किस में कमांड, जितने भी हमारे बेसिक फैक्ट हैं वो हमें पता होना चाहिए। 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से मिला के। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे जो सारे बेसिक फैक्ट हैं ना वो हमारे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब जो इजी कॉन्सेप्ट है सबसे पहले आप उसको कवर करिए। फिर देन उसके बाद क्या है, टफ़ क्वेश्चंस हैं। इफ़ बहुत ज़्यादा हार्ड या टफ़ क्वेश्चन है, अभी तो हमें क्लियर नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन इफ़ होती है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप क्या करिएगा, उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि देखिए अभी इतना टाइम भी नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम एडवांस लेवल की साइंस पढ़ने बैठ जाएं, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट कवर करने हैं। क्लियर? तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फोकस करना है अपने जितने भी इजी कॉन्सेप्ट हैं कि हम उनको, बेसिक फैक्ट हैं हम उनको कवर कर लें। और फिर मैं आपको टफ़ क्वेश्चंस का लेवल भी बताते चलूँगी, तो एक दो टॉपिक आप उस टफ़ लेवल की भी क्या है कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि ये हमारी लास्ट क्लास है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो जितनी जैसे फर्स्ट क्लास से लेके अपनी फोर्थ क्लास है, तो मैंने ये एनालाइज किया कि जो ये दिख रहे हैं आपको जितने भी पॉइंट हैं, इन वाले पॉइंट टॉपिक से क्या है क्वेश्चन ना रिपीट हो रहे हैं। जैसे हॉर्मोन्स, ये फोर्थ क्लास है, आपको हर एक क्लास में हॉर्मोन्स से क्वेश्चन मिलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? सेल्स एंड टिश्यूज से क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे जेनेटिक्स हो गया है ना, आरएनए डीएनए बायोमोलिक्यूल्स डिसीज़, यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे ही जा रहे हैं। तो ये टॉपिक आप क्या करिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कहीं आप नोट करते चलिएगा। ठीक है? फिजिक्स से देखें तो यूनिट्स क्वांटिटीज से क्वेश्चन आ रहे हैं अपने, है ना, ऑप्टिकल न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया, यहाँ से क्या है क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए टॉपिक ना यहाँ पे एक स्लाइड लगा दी है, तो आप इन टॉपिक्स को क्या है लिख लीजिएगा और इन पे हमको क्या है काम करना है साइंस के लिए। तो चलिए हम पीवाईक्यूज देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से किसके बीच प्रकाशिक घनत्व के ऑप्टिकल डेंसिटी में सबसे बड़ा अंतर है? अब ये थोड़ा ना इसको क्या कर सकते हैं हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पता होना चाहिए भाई ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। ठीक है? ये है, तो मतलब ये ना जो ऑप्टिकल डेंसिटी में का जो रिलेशन है ना, संबंध ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, अपवर्तनांक, उससे होता है। अब जिस भी पदार्थ का या सब्सटेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो ज़्यादा है, तो उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लाइक यहाँ पे जो एयर है, ठीक है, उसका क्या है 1 है ऑप्टिकल डेंसिटी, और जो डायमंड है उसकी क्या है 2.42 है। अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूं एयर और डायमंड का, तो उनका डिफरेंस निकल के आ रहा है मेरे पास 1.42। तो एक ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं कि जब पूछा जाए ग्रेटेस्ट डिफरेंस, तो ऐसे पेयर को देखना है हमको यहाँ पे कि जिसमें एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम हो और दूसरे का क्या है बहुत ज़्यादा हो। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एयर एंड डायमंड हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा संलयन की ऊष्मा से अधिक होती है। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन फ्यूजन बिकॉज, क्योंकि। ठीक है? अब लेटेंट हीट पता होनी चाहिए इसके लिए क्या होती है, तो मैं लास्ट क्लासेस में भी आपको बता चुके हैं। मतलब ऐसी हीट जो पदार्थ की क्या करती है, अवस्था को बदलने में लगती है, मतलब स्टेट चेंज करने में लगती है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती है, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है। अब हम यहाँ पहले देख लें फ्यूज़न के केस में, ठीक है, फिर वेपराइजेशन को देखेंगे। फ्यूज़न में देखें तो मैं जब
ठोस को मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करूँगी तो क्या होगा। देखो, जब मैं ठोस को द्रव बनाने में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, उसके जो अणु हैं, उनको पूरी तरह अलग नहीं करना पड़ता है। इतना आपको भी समझ में आ रहा क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि उनके बीच की जो अट्रैक्शन को ना हम कुछ हद तक कमजोर मतलब वीक करना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ पे हमारी जो हीट है वो कम लगेगी, एनर्जी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब आते हैं अपने वेपराइजेशन में। तो वेपराइजेशन में क्या होगा, मैं द्रव को गैस में कन्वर्ट करूँगी, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो जब मैं द्रव को गैस बनाने के लिए क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनको लगभग पूरी तरह क्या है एक दूसरे से अलग करना पड़ता है। इसलिए जो वेपराइजेशन है उसमें ना जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, उसको ओवरकम करने के लिए क्या है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कंप्लीटली, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको रीजन भी बता दिया। तो इसलिए याद रखना है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। रीजन भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराग कणों के अध्ययन का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या है, पैलिनोलॉजी। तो उसके लिए है, ये देखिए साइड में हमने और अपने नोट्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ से आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है। तो इसको तो देख लिया मैंने, पैलिनोलॉजी को। अब एंथोलॉजी क्या होता है, तो जो फ्लावर होते हैं, फूलों से जो रिलेटेड स्टडी होती है उसके लिए यूज़ होता है एंथोलॉजी। और पोमोलॉजी जो होता है ना, ये फ्रूट्स एंड जो फ्रूट्स क्रॉप की स्टडी के लिए की स्टडी को बोलते हैं। और एक और है अपना कौन सा, मेलिसोपैलिनोलॉजी। तो ये ना स्पेशली जो हनी में पाए जाने वाले जो पॉलन ग्रेन्स है ना, उसकी स्टडी के लिए यूज बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ मैंने आपको आंसर के साथ ऑप्शन भी क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमीन गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको बोल रही थी कि आप क्या कर सकते हैं, इनको स्किप कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि अब ये ना टफ क्वेश्चन, इतना डीप लेवल का हम क्या है नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। राइट आंसर है टर्ड ब्यूटालामाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुचरणीय प्रतिक्रिया में इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज, दर निर्धारण चरण निम्न है। ठीक है, तो ये ना एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये भी किसका, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया है। ये देखिए मैंने साइड में सोर्स भी लगाया है, जो 11th एंड 12th की है ना, उससे एनसीईआरटी से लिया गया है ये। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मल्टी स्टेप रिएक्शन में होता क्या है ना, तो अब आंसर हम निकाल पाएंगे। तो जो मतलब किसी भी जो मल्टी स्टेप रिएक्शन में ना, जो रिएक्शन है वो कई छोटे छोटे स्टेप में होती है, क्योंकि मल्टी स्टेप नाम है, और हर स्टेप के लिए ना अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी होती है। क्लियर? अब जिस स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो सबसे हाई होगी, सबसे अधिक होती है, तो उसे क्रॉस करने में भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्लियर भाई? जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, हमें उसको क्रॉस करने में भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए ये जो स्टेप है ना, सबसे क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। और इसी स्लोएस्ट स्टेप की वजह से जो पूरी रिएक्शन की रेट भी है क्या है, वो डिफाइन होती है। तो अब आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। आंसर क्या है, द स्टेप विद द हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, उच्चतम सक्रियण ऊर्जा वाला चरण। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई चुंबक किसी कुंडली के निकट जाता है तो लेंज के नियम से कौन सा बल उत्पन्न होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लेंज का नियम, है ना। ये देखिए साइड में ही मैंने लगाया हुआ है। तो आपको ना एक कॉन्सेप्ट याद रखना है जो लेंज लॉ का है। इसमें क्या होता है ना कि जो लेंज लॉ है वो हमेशा ना मैग्नेटिक फ्लक्स में ना होने वाले जो चेंज है उसका क्या करता है, अपोजिशन मतलब विरोध करता है। क्लियर? तो यहाँ बात हो रही है हमारी किस एक्सपेक्ट में कि व्हाट फोर्स रिजल्ट फ्रॉम लेंज लॉ व्हेन अ मैग्नेट अप्रोच अ कॉइल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा क्या, रिपल्शन होगा। क्लियर? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स। इन केस यहाँ पे बात होती ना कि मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम कॉइल, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता अट्रैक्शन। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बनती हैं। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये टॉपिक सब मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को क्या है कवर करते चलना है।
तो देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होगी तभी हम आंसर क्या है निकाल पाएंगे। ये देखिए साइड में भी मैंने नोट्स लगाए हुए हैं। तो मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ना, ये हमेशा क्या करती हैं, क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, क्लोज्ड लूप बनाती हैं, क्लियर। और ये मैग्नेट के बाहर ना जो फील्ड लाइंस होती हैं ये क्या होती हैं, नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। और मैग्नेट के अंदर ये जो फील्ड लाइंस है ना, ये कहाँ, साउथ नॉर्थ जाती हैं। बाहर नॉर्थ साउथ हो रहा है और अंदर जो है साउथ नॉर्थ उल्टा होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूअस एक पूरा क्या बना रही है, कर्व बनाती हैं, और जिसको बोलते हैं क्या, क्लोज्ड लूप, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज्ड लूप। और आपको ये याद रखना है कि ये कभी भी ओपन एंडेड नहीं होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गैर ओमिक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को डील करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओमिक और नॉन ओमिक क्या होता है पदार्थ, या क्या होते हैं ये, ठीक है। तो जो ओमिक पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, ये ना वो होते हैं जिनमें ओम्स लॉ अप्लाई होता है, जिन पर ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, V=IR, ठीक है। और इनका ना जो VI ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में, मतलब सीधी रेखा में होता है। लाइक एग्जाम्पल हो जाएगा कॉपर हो गया, सिल्वर, नाइक्रोम, है ना, ये सब जो है ना ओमिक कंडक्टर माने जाते हैं। अब नॉन ओमिक क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो VI ग्राफ है वो क्या बनता है, कर्व्ड बनता है, जस्ट अपोजिट, तो वो हो जाते हैं नॉन ओमिक। अब यहाँ पे जो डायोड है ना, वो यहाँ पे है नॉन ओमिक है। क्यों है, क्योंकि इसका जो VI ग्राफ है ना वो क्या है, कर्व्ड बनता है, ठीक है, वक्र में बनता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डायोड हो जाएगा। तो सिंपल सा याद रखना है, ओमिक कौन, जिसमें जो VI ग्राफ है वो स्ट्रेट बनेगा और कर्व्ड बनेगा अगर VI ग्राफ, तो वो नॉन ओमिक है। ऐसे आप शॉर्ट में नोट बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातीय क्षेत्र संबंध का अध्ययन निम्नलिखित द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। अब देखिए, अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या है ये, ठीक है। तो जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है ना, हमें ये बताता है कि किसी एरिया का जो साइज बढ़ने पर ना, जो वहाँ पाई जाने वाली स्पीशीज की संख्या भी क्या है, बढ़ती है। तो ये है प्रजाति क्षेत्र संबंध। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्या है ये। अब और भी देख लेते हैं, जैसे डार्विन, तो इन्होंने ना नेचुरल जो सिलेक्शन या जो इवोल्यूशन है उनसे उसका वो दिया है। R.H. विटेकर, इन्होंने ना इकोलॉजी में स्पीशीज डाइवर्सिटी एटसेट्रा से रिलेटेड क्या है, अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रसव के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर लगातार अधिक बना रहे और उस पर कोई फीडबैक निषेध ना हो तो क्या होगा। अब देखिए हार्मोन से क्वेश्चन हमें फिर देखने मिल गया। तो हार्मोन्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ़ आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए एक क्लास ले आऊँगी जहाँ पे मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे हार्मोन्स जो हैं वो कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, तो पता होनी चाहिए कौन सी ग्लैंड सेक्रेट करती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि करती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ़ पोस्टमार्टम के बाद, मतलब पोस्टपार्टम के बाद, मतलब प्रसव के बाद जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका जो स्तर है वो लगातार क्या है, ज़्यादा रहे तो क्या होगा, सिंपल सा। अब हमको पता होना चाहिए कि प्रसव के बाद जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना वो क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्लियर। इफ़ अगर इसका जो वो है स्तर है प्रोलैक्टिन लगातार बहुत अधिक बना रहे तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस से जो GnRH हार्मोन आपने सुना होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसका क्या होता है, सेक्रेशन कम करता है ये, कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये कम होगा तो इसके कारण क्या होता है, देखो प्रोलैक्टिन आपको ऐसे शॉर्ट में याद रखना, प्रोलैक्टिन बढ़ा तो इसने क्या किया, जो GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका स्तर कम हुआ। अब इससे भी कई हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जैसे कि FSH, लास्ट क्लास में पढ़ा है, LH है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो इनका स्तर भी क्या होगा, कम होगा। अब जो FSH है और LH है ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, कि उसको बढ़ावा देते हैं। तो ओव्यूलेशन क्या होगा, इससे कम हो जाएगा, रुक जाएगा। अब भाई ओव्यूलेशन रुक गया, कम हो गया, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड हो जाएगा। अब इससे आप आंसर निकाल सकते हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिमेन्स सप्रेस्ड,
मासिक मासिक धर्म चक्र दबा रहेगा। ये राइट आंसर है, तो आपको ये याद रखना है। इसी कारण जब ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, उसके टाइम पे ना क्या होता है कि उस टाइम तक वेमेन में जो ओव्यूलेशन हो गया है ना, मेंस्ट्रुएशन क्या रहता है, सप्रेस्ड रह सकता है कई केसेस में। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे क्या है, एडवांस केमिस्ट्री से आया है। कुछ मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते समय अपचायक गुण क्यों खो देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा द कार्बोनिल कार्बन बिकम्स पार्ट ऑफ एन एसिटिल लिंकेज। क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्या है इस टाइप के, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। आपका ये होमवर्क है कि इन टफ क्वेश्चंस को आप एक जगह लिख लीजिएगा और इन टॉपिक्स को एक बार अगर इफ करना है तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैग्म्यूर अधिशोषण आइसोथर्म समतापी किस धारणा पर आधारित है? अब ये क्वेश्चन भी हमारा टफ है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से आया है। अब आपको वो कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आंसर दे सकते हो, नहीं पता है तो हम सिर्फ तुक्का ही लगाएंगे फिर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी अधिशोषण स्थलों की प्रकृति समान होती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये ना थोड़ा फोकस एरिया है हमारा, मतलब यहाँ पे आपको उस एस्पेक्ट में देखते चलना है चीज़ों को। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे कई क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे तो घबराइएगा नहीं, मैं आपको आंसर बताते चलूँगी। क्लियर? आवर्त सारणी की दूसरी पंक्ति में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य के करीब है, जो मुख्य रूप से इसके अर्ध भरे हाफ फिल्ड पी कक्षीय विन्यास द्वारा प्रदान की गई की बढ़ी हुई स्थिरता के कारण है? ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन आया है पीरियोडिक टेबल से। क्लियर? अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। इफ आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो आपको पता होगा, मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ। ठीक है, तो हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब होते हैं। अब यहाँ पे मैं राइट आंसर आपको बता देती हूँ, नाइट्रोजन है। अब क्यों है वो भी क्लियर कर देते हैं। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है वो कितना होता है, ऑर्बिटल के एस्पेक्ट से बता रही हूँ, 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ पे जो 2p ऑर्बिट है वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? मतलब तीनों p जो ऑर्बिट है वहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, होता है। क्लियर? इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल कहते हैं। क्वेश्चन बोला ना हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, तो इसको ही बोलते हैं, ये बता दिया मैंने आपको। अब जो हमारा हाफ फिल्ड p3 कॉन्फिग्रेशन है ना, ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए यहाँ नाइट्रोजन में क्या होता है कि जो एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमको, चाहिए ना यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए। इसी कारण जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है वो लगभग क्या होती है, शून्य के करीब होती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता होगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बैलेंसी समझाई थी ना, ये तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि बैलेंसी होती क्या है। भाई मतलब एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वो देगा, लेगा या शेयर करेगा, उसी को बोलते हैं संयोजकता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो होगी ना इसकी, वो होगी 3 होगी। NH3 है ना, अमोनिया को बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, इसलिए नाइट्रोजन क्या है, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही तत्व के समस्थानिक में निम्न भिन्नता होती है। अब आइसोटोप पढ़े हैं आपने, पढ़े ही होंगे, क्या होते हैं वो देख लेते हैं, फिर आंसर क्लियर हो जाएगा। देखो आइसोटोप ना ऐसे एटम्स होते हैं जो एक ही एलिमेंट के होते हैं। क्या बोला मैंने, आइसोटोप्स वे एटम्स होते हैं जो एक ही एलिमेंट के होते हैं। इसलिए उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर? एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो क्या होती है, अलग होती है। इसलिए उनका जो मास नंबर है वो भी क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, भिन्नता पूछी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वही होते हैं, बाकी तो सेम हो रहा है, प्रोटॉन्स भी सेम, एटॉमिक नंबर भी सेम। अगर यहाँ पे मास भी देता तो वो बता देते, वो राइट आंसर हो जाता, लेकिन हमें यहाँ ऑप्शन में न्यूट्रॉन्स की संख्या दी गई ना, इसलिए राइट आंसर वो होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण
चंद्रमा का त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण से काफ़ी कम क्यों है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ विद डिस्टेंस। क्लियर? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ये देखिए साइड में मैंने सारे वेरिएशन लिखे हैं जी के, आप इनको रीड कर लीजिएगा, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के पौधों में स्पष्ट वानस्पतिक प्रजनन और जीर्ण चरण देखे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर हमारा वार्षिक और द्विवार्षिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल फेज मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है साइड में, इससे आप क्लियर हो जाएगा और चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। पत्तियों की एपिडर्मिस वाह त्वचा की निम्नलिखित में से कौन सी संरचना वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा स्टोमेटा। अब स्टोमेटा आया तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि रंध्र होता क्या है। स्टोमेटा ना ये पत्तियों की जो एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले ना बहुत छोटे छोटे पोर्स मतलब छिद्र होते हैं। इनके द्वारा क्या होता है इनका कि जो CO2 होती है ना वो अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है, और वाटर वेपर भी क्या है? बाहर निकलता है। जो स्टोमेटा है ना इनको गार्ड सेल्स वो कंट्रोल करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि स्टोमेटा को कौन सी सेल्स कंट्रोल करती हैं? तो गार्ड सेल कंट्रोल करती हैं, जो कि क्या है इनके खुलने और बंद होने के लिए को क्या है? रेगुलेट करती हैं। क्लियर? अब और भी ऑप्शन आए हैं जैसे क्यूटिकल, तो ये ना जो पानी के लॉस है ना उसको कम करती है क्यूटिकल। ठीक है, फिर फ्लोएम देख लेते हैं, तो ये क्या करता है? जो फूड है, भोजन है, उसका क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलेम, तो ये ना वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। क्या? जाइलेम। तो यहाँ मैंने आपको सारे ऑप्शन भी बता दिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोएम भी बता दिया, जाइलेम भी और क्यूटिकल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव में भार में होने वाली आभासी कमी निम्नलिखित के कारण होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ना हमारा वो है ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल। ठीक है, अब उत्प्लावन बल अपवर्ड बुओयंट फोर्स होता क्या है? देखो आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, छोटे में किया होगा। ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या को लिक्विड में क्या करते हैं? डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो जो लिक्विड है उस वस्तु को है ना ऑब्जेक्ट पर क्या है? अपर डायरेक्शन में क्या फोर्स लगाता है, और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। और इसी के कारण जो वस्तु है उसका जो अपीयरेंट वेट है, जो आभासी बल है, वो क्या कर रहता है? कम दिखाई देता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल। तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ें क्लियर हो गई, आपको फोर्स भी पता चल गया क्या होता है बियॉन्ड फोर्स, और उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, और ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम के नियम V=IR में एक तार के लिए स्थिर तापमान पर P बनाम I का ग्राफ कैसा होता है? ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। ओम्स लॉ हम सबने पढ़ा है, क्या होता है? V=IR। क्लियर? इफ यहाँ पे बोल रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है भाई? स्थिर है, स्टेबल है, तो हमारा R जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो V∝I। ठीक है, अब करंट I बढ़ने पर जो वोल्टेज है V भी क्या है? उसी रेशियो में बढ़ेगा। अब V को क्या करते हैं हम लोग? Y एक्सिस में लेते हैं। क्लियर? और जो I है उसको हम लेते हैं एक्सिस में। तो उस टाइम पे ग्राफ जो हमारा बनेगा ना वो एक तो स्ट्रेट लाइन में बनेगा पहला, और क्या करेगा? ये ओरिजिन 0 0 से भी गुजरेगा, और जो ग्राफ की स्लोप है ना वो मतलब इक्वल्स टू क्या रहेगी? R रहेगी, मतलब स्लोप इक्वल्स टू V/I इक्वल्स टू R रहेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा, अ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, स्टेबल की कंडीशन में है ये, जो हमारा टेम्परेचर स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे पानी में साबुन की सफाई क्रिया कम हो जाती है जब तापमान किस विशिष्ट सीमा से नीचे चला जाता है? ठीक है, अब क्या होता है? ये साबुन वाला क्वेश्चन ना बहुत आया, लास्ट क्लास में भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये 1-2 क्लास में मैंने देखा है सोप वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब साबुन पानी में ना जो मिसल्स है उनको बनाकर क्या है? जो भी इम्प्योरिटी या ऑयल या ग्रीस होता है उसको हटाता है। अब बोलोगे मैम मिशल क्या होता है? ये ना साबुन जो सोप है उसमें मॉलिक्यूल्स का ना ग्रुप होता है। ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो साबुन के जो अणुओं द्वारा ना पानी में बनाई गई एक गोलाकार संरचना है, जो तेल और जो गंदगी है ना उसको पानी से हटाने में क्या है? हेल्प करती है, उसको मिशेल बोलते हैं। क्लियर? ये है।
अब जो मिशेल्स है ना, इनको बनाने के लिए टेम्परेचर की एक ना निश्चित सीमा से ऊपर होना चाहिए। जो टेम्परेचर है, जब मिसल्स तभी बनेंगे जब जो टेम्परेचर है वो एक फिक्स लिमिट से ऊपर हो, तब बनेंगे। और इसी मिनिमम टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर। और जब हमारा जो टेम्परेचर है वो क्राफ्ट टेम्परेचर से क्या होता है, नीचे चला जाता है, तो जो मिसल्स होते हैं ना, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते हैं, तो कपड़ा भी साफ नहीं होगा, क्लिनजिंग नहीं होगी। ठीक है, इसलिए साबुन की जो क्लिनजिंग एक्शन है वो कम हो जाती है। तो ओवरऑल आप ऐसे याद रख सकते हो, टेम्परेचर लेस देन हुआ क्राफ्ट टेम्परेचर से, तो जो मिशेल्स फॉर्मेशन है वो भी डिक्रीज होगी, और जो क्लिनजिंग एक्शन है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्राफ्ट टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? यहाँ से और अदर जो चीज़ें मैंने और डिटेल बताई उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ध्वनि हवा में यात्रा करती है तो तरंग संचरण की चाल क्या निर्धारित करती है? ठीक है, ये देखिए साइड में मैंने ये चीज़ें लगाई, ये आपका होमवर्क है कि आप इनको पढ़ते चलिएगा। ठीक है, अगर मैं इनको भी एक्सप्लेन मतलब है वही चीज़, तो इनको भी पढ़ के बताऊंगी तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी। क्लियर? तो इसलिए आपको ये आपका होमवर्क है। तो देखो क्या होता है कि हवा में जो ध्वनि की चाल है ना, विशेषकर जो टेम्परेचर उस पर डिपेंड करती है। ये आपको ये वाला फंडा कॉन्सेप्ट समझना, याद रखना है कि जो हवा में ध्वनि की चाल है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एयर में ध्वनि की जो चाल है, स्पीड ऑफ वेव है, वो बढ़ेगी, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, वो जो चाल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ठंडी हवा, उसमें जो ध्वनि की चाल है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। क्यों रहेगी भाई? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है। और जो गर्म हवा है वहाँ पे जो ध्वनि की चाल है वो क्या है, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, तापमान और वायु का घनत्व, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ एयर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़ के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मूल रोम होते हैं? ठीक है, इसके लिए ना हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जो जड़ है ना, रूट, उसके सीड्स से पीछे की ओर ना मेनली 3 एरिया होते हैं। कितने एरिया होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे क्या नाम से समझ में आ रहा है कि जो न्यू सेल्स हैं वो बनती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं। फिर दूसरा रीजन ऑफ एलोगेशन होता है। तो यहाँ पे ना सेल जो है वो लॉन्ग होती है, जिससे जो जड़ की लंबाई भी है वो भी क्या है, बढ़ती है। फिर होता है एक रीजन ऑफ मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो शेल है ना वो डिफरेंट टाइप की जो स्टेबल कोशिकाओं में क्या है, विकसित होती है। किसमें? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। तो इसमें बोला है कि जड़ के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मूल रोम होते हैं। ठीक है, अब जो ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन है ना, यहीं पे होते हैं रूट हेयर्स होते हैं, मतलब मूल रोम, जो कि कहाँ बनते हैं, जो परिपक्वन क्षेत्र है, मतलब मैच्योरेशन एरिया है, उसकी जो एपिडर्मल सेल हैं वहाँ पे बनते हैं। और इनका मेन वर्क क्या होता है, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को क्या है, एब्जॉर्ब करना, रूट हेयर्स का, मूल रोम का। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का गहरा बैंगनी रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? ये क्वेश्चंस मतलब ये ना लैब में प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री में, ये हम लोगों ने किया है, ये ना आप लोग ने भी किया होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है हमारा, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैग्नीज। ठीक है, ऑक्सीजन से मैग्नीज में आवेश स्थानांतरण। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला भी याद रखना है, KMnO4 होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में Mn मैग्नीज को मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकृत करने के लिए निम्न में से कौन एक विशेष ऑक्सीकारक का उपयोग करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा पैरोक्सी डाइसल्फेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गतिशील चालक में EMF विद्युत वाहक बल उत्पादन के लिए जिम्मेदार बल का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्या, लॉरेंज फोर्स ऑन फ्री चार्ज। ठीक है, मुक्त आवेशों पर लॉरेंज बल। अब हमको पता होना चाहिए लॉरेंज बल होता क्या है। देखो, जब कोई ना चालक मतलब कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है। क्लियर? तो उसके अंदर जो मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, पर जो
चुंबकीय बल लगता है। क्या बोला मैंने? जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके अंदर जो मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वहाँ पे क्या है? चुंबकीय बल लगता है, और इसी फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स कहते हैं। क्लियर? अब इस फोर्स के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चालक के एक सिरे पर क्या होते हैं? इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे चालक के दोनों सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर, वो उत्पन्न होता है। और इसी से जो मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स जो है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो जनरेट होता है। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू वी प्लस वी। क्यू जो होता है हमारा चार्ज, आवेश होता है, वी जो होता है हमारा क्या? चालक की गति, और वी जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड होता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी तार में धारा दोगुनी कर दी जाए तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तिगुना कर दिया जाए, तो चुंबकीय बल में क्या परिवर्तन होगा? तो यहाँ पे हमको लगेगा कौन सा फोर्स? हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो अब यहाँ पे करंट की बात चल रही है, तो जो धारा प्रवाहित तार पर जो चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। क्लियर? बी क्या है हमारा? चुंबकीय बल, बी जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और आई क्या है? हमारा करंट है, और ठीक है, और एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। क्लियर? और थीटा जो है वो हमारा तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का क्या है? कोण है। अब बोल रहे हैं धारा हम दुगनी कर दें। क्लियर? तो आई कॉन न्यू हमको करंट क्या मिल जाएगा? 2I हो जाएगा। और बोल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दें? तिगुना कर दें, तो हमारा न्यू जो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड है वो मिल जाएगा हमको 3B। तो यहाँ पे फॉर्मूले पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको राइट आंसर मिलेगा 6F। तो यहाँ पे हमको फोर्स कितना हो जाएगा? वो 6 हो जाएगा। चुंबकीय बल में कितना आ जाएगा? 6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव सबसे अधिक किस में होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एल्वियोलर एयर, वायु कोश। ठीक है, ये है मतलब एल्वियोली की वायु में। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, हम जो हवा अंदर लेते हैं वो लंग्स के क्या है? एल्वियोली, मतलब वायु कोश तक जाती है। क्लियर? अब जो एल्वियोली के अंदर की हवा में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर भी क्या है? वो ज़्यादा होता है। वो अप्रॉक्स होता है 104 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है? अब ब्लड में आने के बाद जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, ब्लड में आया जब, वो क्या हो जाता है? कम होता है। और फिर जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है? एल्वियोली से ब्लड में क्या करती है? डिफ्यूज़न करती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है पता है वो हमेशा क्या है? हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर मूव करती है या जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्वियोलर एयर। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट भी बता दिया क्यों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊन और रेशम जैसे प्रोटीन का उपयोग फाइबर के रूप में किया जाता है, जबकि एल्ब्यूमिन जैसे अन्य प्रोटीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं, डोंट वरी, मैं आपको आंसर और पूरा एक्सप्लेन करते चल रही हूँ। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे ना आंसर होगा, देखो जो वूल एंड सिल्क है ना, ये प्रोटीन्स को ना फाइब्रस प्रोटीन कहा जाता है। किनको? वूल एंड सिल्क को। और जो एल्ब्यूमिन है ना वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। क्लियर? अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि जो फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं। अब फाइब्रस प्रोटीन ना वूल, सिल्क हो गए, इनके जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं वो लंबे होते हैं, थ्रेड जैसे, और स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, धागे जैसे और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये आपस में जुड़कर ना लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर बना सकते हैं। इसलिए इनका यूज़ जो गया क्लॉथ्स हो गया, टेक्सटाइल फाइबर्स, इनमें ना किया जाता है। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन हमें पता है क्या है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसका जो साइज होता है वो गोल मुड़ा हुए कॉम्पैक्ट जैसे होता है, और ये ना पानी में सॉल्युबल भी होते हैं, घुलनशील होते हैं, और ये लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और फाइबर क्या है, नहीं बना सकते हैं। तो यही रीज़न है कि जो एल्ब्यूमिन जैसे प्रोटीन्स का उपयोग इसमें नहीं होता, फाइबर के रूप में नहीं किया जाता है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो फाइब्रस प्रोटीन भी समझ में आ गया, ग्लोबुलर प्रोटीन भी समझ में आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे जो PYQs हैं कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इफ़ कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, ठीक है। और इस क्लास से आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस के लिए आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, आपको किस तरीके से किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है और कैसे करना है, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगी, आप जो प्रीवियस क्लासेस हैं 3 ही हैं, ये लास्ट 4 क्लासेस हो गई,
इन्हें भी देखिए, क्योंकि इससे आपकी ना समझ में आएगा आपको कि मुझे कैसे कवर करना है साइंस को। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।